हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5th आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। ओवरव्यू। As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of questions. What does democracy do, or what outcomes can we reasonably expect of democracy? Also, does democracy fulfill these expectations in real life? We begin by thinking about how to access the outcomes of democracy. After some clarity on how to think on this subject, we proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respects: quality of government, economic well being, inequality, social differences and conflict, and finally, freedom and dignity. How do we access democracy outcomes? क्या आपको याद है कि लिंग 2 की क्लास में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने इसे क्लास 9th की बुक में चैप्टर 2 में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की कई व्यवस्थाओं से बेहतर है। अगर आपने क्लास 9th का चैप्टर 2 नहीं याद है, अगर आपने नहीं उसे सही से पढ़ा है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तानाशाही और कई व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण होती हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती है? अपने आसपास के लोगों से बात करिए तो पाएंगे कि अधिकांश लोग किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतनी अच्छा नहीं मानते। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वो अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ये बात स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वो दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे ये ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम ये संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक सोचने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले ये माने कि लोकतंत्र शासन एक स्वरूप भर है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल के तरफ जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ने वाला सवाल ये भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या ये प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से ये सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन ये सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लेती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसीलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वो ज़्यादा प्रभावी होगा। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वो इसका पता कर सकता है। उसे यह ना सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। ये चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसीलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से कई शासनों से बेहतर है। ये वैध शासन व्यवस्था है। ये सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। ये लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ में दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से ये जाहिर है, यहाँ दक्षिण एशिया के जो दिया गया है उससे जाहिर है कि ये समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वो ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने के लिए लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छे सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या गलत है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की ये अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, कई देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है।
पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा रहे, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके कई और भी पॉजिटिव आउटकम्स हैं, सकारात्मक फ़ायदे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिच गेट बर्फ कैसे दिखाया गया है। रिच था, फिर मिडल में किस तरह हो गया, फिर उसके बाद से लास्ट में पुअर हो गया, इसके गेन कैसे हुआ। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर चार्ट दिया गया है, टेबल 1 टेबल 2 दिया गया है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में ग्रोथ रेट बताया गया है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से ये उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वो आर्थिक असमानताओं को कम करेगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो, तब क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? वॉइस ऑफ द पुअर। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की क्लास 9 की बुक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है, आप उसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसीलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेंगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितना कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ और देशों में हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। कई गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये उम्मीद करना उचित है कि वो सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के चैप्टर्स में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कई तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले के चैप्टर्स में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ की कई जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। अगर ये सारे चैप्टर्स, ये तो लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का, अगर आपने इससे प्रीवियस 4 चैप्टर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विता को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने कई समूहों के बीच टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं।
इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें इसी बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खुद भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। वो कौन सी शर्तें होती हैं? ये गौर करना ज़रूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को हमेशा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है, तभी सरकार जनसामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाता है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। ये भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का धर्म, नस्ल या भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक सभी नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। सभी व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर ये माना जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं ये हालत है तो उसका ये मतलब नहीं है कि औरतों के साथ हमेशा से सम्मान का व्यवहार हुआ ही है। एक बार जब सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि अब औरतों के लिए वैधानिक नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बात संभव नहीं थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा ही अच्छे से समझते हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र को एक खासियत ये है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वो एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वो और लाभों की मांग करने लगते हैं। वो लोकतंत्र से और अच्छा काम करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी कई अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है।
इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वो सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही ये लोगों की प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर कई वोट से असर पड़ता है और उनके वोट से भी असर पड़ता है। ये उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है।